नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी देख रहे हैं, हमारे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक, आपका तमाम व्यालोकवाणी के दर्शकों का मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन। और जैसे कि अभी हवा चल रही है तो हम बंगाल पर भी बात करेंगे, लेकिन बंगाल पर इतने कोनों से बात हो चुकी है, इतने दृष्टिकोण आ चुके हैं कि एकाध हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन्होंने आखिर तंग आके कह दिया कि यार आप लोग बंगाल को कितना फेंट रहे हैं। तो पहले तो आप इस पर टिप्पणी दे दीजिए धीरेन्द्र सर कि आखिर हम लोग बंगाल को इतना क्यों फेंट रहे हैं, बंगाल का चुनाव क्यों इतना अलग था। दूसरे, आप 1 महीने से ज्यादा समय से बंगाल में हैं, कोने कोने में घूमे हैं, ऐसा कौन सा विषय या बिंदु छूट गया जिस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई बात बताना चाह रहे हैं जो बिल्कुल नवेली हो और जिस पर चर्चा ही नहीं हुई। और उसके बाद हम एक और विषय है लेकिन उस पर उत्तरार्ध में बात करेंगे। तो अभी इन्हीं 2 बिंदुओं के साथ आप शुरू करें जी। अच्छा, मुझे ऐसा बताओ, एक मजेदार बात ये बताओ, ऐसी कौन सी बात बच गई होगी जिस पर चर्चा नहीं हुई होगी? क्योंकि हम लोग उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी पर रोज ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये है व्यालोक कि मेरे लिए बंगाल इसलिए बड़ा अजीब लगता है कि 1971, 1964, 1947, 1946 इन सारे सालों ने, जितने भी ये साल थे, इन सालों से निकल के एक पीढ़ी उजड़ के आई। मैं आज ही सोच रहा था, उस पर बात कर रहा था, इसीलिए मुझे लगा दर्शकों के लिए बता दूं कि 1971 के बाद आए हुए शरणार्थियों ने सीपीएम को कैसे चुन लिया जी। ये आज तक, मतलब ये सवाल है कि जिनकी बेटियों के साथ, माओ के साथ सामूहिक रेप हुए हो, सामूहिक रेप, जिनको गायें काट के खिलाई गई हों, जिनको तमाम चीजें की गई हों, वो बंगाल में पहुंचते हैं और बंगाल में जो कांग्रेस शासन में है उसको वो हटाते हैं, वोट करते हैं। जो लोग यहाँ, उनकी हालत देख के मान लीजिए उनके पास वोट अगर नहीं होगा, मुझे उस समय का वोटिंग स्ट्रक्चर मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आज ही सोच रहा था। तो उसके बाद फिर हमको ये लगता है कि वो मैच 5-6 साल में वो उन लोगों को दे देते हैं जो लोग धर्म के नाम पर धर्म को मानते नहीं और हिंदू देवी देवताओं को खत्म कर रहे हैं। यानी जिसके नाम पर वो वहां से भाग के आए, उजड़ के आए, नहीं तो वहां वो कन्वर्ट हो जाते, भाई उनको भागने की जरूरत ही ना पड़ती जी। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी। दूसरी, बहुत सारे लोगों ने, मैं अभी भी उस पर सोचता हूँ, मारी झापी लोग भूल गए 79 में। उसके बावजूद वो लोग उनके सबसे ज्यादा जानते हैं, उसके बाद जब भी उनको वोटिंग राइट मिले होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जानते हो सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड वही बंगालियों की लाइन थी जो उनके साथ खड़ी थी, जो लोग वहां से भाग के आए थे। ये कैसे संभव हुआ जी। और आप जैसे ही सियालदह स्टेशन के बाहर निकलते हैं, हत्यारे मुजीबुर रहमान की आप प्रतिमा देखते हैं बंग बंधु के रूप में। आप उस सोहरावर्दी के यहाँ भी, मैं भी 1-2 वाकयात जोड़ देता हूं ताकि आप और इस पर विस्तार दे सकें। सोहरावर्दी लेन, सोहरावर्दी सरणी है कोलकाता में। और इतना ही नहीं, 1947 के वक्त जब भयंकर दंगे हुए, फिर 1971 में जब 30 लाख हिंदुओं को हलाक किया गया, अभी भी पूर्वी बंगाल वालों को बांगाल बोलते हैं, यानी वो डेरोगेटरी टर्म है थोड़ा सा, और वही लोग वापस यहाँ आ जाते हैं। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये तो स्टॉकहोम सिंड्रोम का सबसे परफेक्ट उदाहरण है। अब वापस आते हैं 2026 में। चुनावी नतीजों की संभावना पर हमने बहुत बात कर ली, तमाम चीजें कर ली, लेकिन एक चीज आपने गौर की कि अभी भी इतनी सख्ती के बावजूद वहां ईवीएम पर टेप चिपकाए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ममता बनर्जी खुलेआम बोल रही हैं, और जो बंगाल का समाज है वो चुप्पी साधे हुए है। यहाँ तक कि फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर भी जो लोग लिख रहे हैं वो बहुत संभल के लिख रहे हैं, और प्रतिक्रिया देते देते वो बीच बीच में ममता जी की जयकार भी कर ले रहे हैं कि सब कुछ है लेकिन ममता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
संजय सिंह इधर से बोल रहे हैं कि सारी सेना लगा दी गई है, फलाना लगा दिया गया है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के युवराज कहीं दूसरी जगह व्यस्त हैं, उन पर दूसरे हिस्से में बात करेंगे। इन तमाम चीजों को देखते हुए दर्शकों श्रोताओं, बंगाल चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है और इसीलिए हम लोग इस पर 4 मई तक तो कम से कम लगातार बात करेंगे। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। जी दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें इस चुनाव में भी होंगी। जैसे मटिया बुर्ज में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जीतना मुस्लिम कैंडिडेट को है, खली खुद जीते या दूसरा जीते। वीर बहादुर एक लड़ाई के बावजूद भी, इतने सारे एसआईआर के बावजूद भी है, और ये निरंतर बहता हुआ घाव है। मैं इसलिए कह रहा हूं इसको 2026 से ही जोड़ने के साथ मैंने देखा, क्योंकि आप ये सोचिए मटिया बुर्ज ही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा हिंदुओं को कत्ल किया गया था। किशोराम मिल्स में 500 मजदूरों को, 500 मिनिमम संख्या होगी, 500 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया उनके साथ वाले मुसलमानों ने, जबकि वो उनके साथ बैठते खाते और सब वो दिखाते रहे भाई हमारा कार्ड है, लेकिन उन्होंने जो किया वो सबको मालूम है क्या हुआ। उसके बाद कल जब बांग्लादेश के सांसद जो है अख्तर, वो संसद में कहता है कि वो जीत जाएगी तो चिंता हो जाएगी, तब ये मेरे जहन में सवाल उठा कि आखिर बांग्लादेश के साथ जो गर्म नाल का रिश्ता है वो है क्या। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस चुनाव को दरअसल हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया कि बंगाल के वोट मैनेजर्स, इस बांग्लादेश के वोट मैनेजर बंगाल के चुनाव को हमेशा से मैनेज करते रहे, हमेशा से, क्योंकि वो यहाँ जाने वाले लोगों के साथ निरंतर संपर्क में रहे। यहाँ उनके सिस्टम्स हैं, पैसे लेके भेजते हैं, सारे लोग आते हैं, क्योंकि उधर से तो कभी बीडीआर देखता नहीं है, ऐसा तो नहीं है, उसका नाम बदल गया वैसे, बीजीडीआर या कुछ इस तरह का नया नाम हुआ है। तो अगर वो लोग हो गए तो वो यहाँ पहुंचते हैं। इस बार भी उन्होंने इस पूरे चुनाव में जो है अपनी मैक्सिमम ताकत लगाई होगी, और उस ताकत के बावजूद अगर बीजेपी आ रही तो उनको चिंता हो गई होगी। तो जिस आदमी को दूसरे राज्यों के चुनाव में चिंता कब होती है? आपको चिंता तब होगी जब आपके कोई निहित स्वार्थ पूरे होने बंद होंगे, या आपका कोई जो मान लो कोई एक निजी रिश्ता भी है वो भी टूटता हो। तो यहाँ उनका डर ये है, क्योंकि ये तस्करी, ये सारी चीजें, और बड़ी हैरानी की बात है यहाँ से गायब होने वाली ज्यादातर लड़कियों को आप बांग्लादेश के बाजारों में देखेंगे। ये बड़ा अलग है, बड़ा, और उसके बावजूद भी यहाँ मैं आज भी देख रहा हूँ सारे अखबारों में, मतलब वो ये जरूर है कि कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन वो ये कह रहे कि हिंसा तो रूस और वहां भी नहीं होती, कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में। इसका मतलब फ्री फेयर। ये मैं टेलीग्राफ की खबर में बता रहा हूँ, कभी आपको लग रहा होगा कि मैं मेरे से सोच के बता रहा हूँ, आप कहोगे तो मैं टेलीग्राफ की खबर भी दिखा दूं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का इंटेलिजेंसिया ऐसे सोच रहा है। और ममता बनर्जी लगातार कल भी कह रही थी, आपको मालूम है आज तक एक डर को आप महसूस करते होंगे कि वो मंदिर जाएं, फिर वो जाके लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच जाएं, रात को 4 घंटे तक वो लगातार बैठी रही वहां सिसोदिया उसमें चली गई स्कूल में, और उन्होंने जहां वो रखे हैं स्ट्रांग रूम में ईवीएम, वहां 4 घंटे तक पूरा एकदम हल्ला पूरी सब जगह तक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक नई कहानी है जो लोग ये कह रहे थे। तो ये सारी कहानियां ये बताती हैं कि टीएमसी के एक एक करके सारे दांव फेल हुए, और अभी भी जो तो उन्होंने तो सर उन्होंने तो अपने कैडर्स का आह्वान कर दिया है कि शौच भी जाओ तो सोचते रहो। और स्ट्रांग रूम में कल जो उन्होंने नाटक किया, उसके बाद शुभेंदु के वकील को जाना पड़ा, फिर वहां पर सारी बातें हुई। टीएमसी के लोग अभी भी कारकुन लगे हुए हैं, और ये टेलीग्राफ आपने बताया, टेलीग्राफ हो या आनंद बाजार पत्रिका हो, ये जो बुद्धिजीविता का नशा चढ़ा हुआ है इसको थोड़ा एड्रेस कीजिए। ये जो कॉलोनियल हैंगओवर्स लगातार चलते रहे हैं, कहीं डच कॉलोनी बनी, कहीं यूरोपियन कॉलोनी बनी, कहीं फ्रेंच कॉलोनी है, आज भी है उसके निशान। जिस आदमी ने मिशनरी कार्यों की शुरुआत की उसको हमने वेदव्यास बना दिया बंगाल में, जिसने पहला कन्वर्जन किया और 55 कर्मकार को ईसाई बना के बाकायदा उसकी समाधि बना दी, उसको भी हम पूज रहे हैं। ये कौन सा फितूर है अपने हत्यारों को महिमा मंडित करने का और अपने बलात्कारियों को पूजने का? इसको कैसे देखा जाए? दरअसल एक आपको मालूम है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कविता है नाजिम हिकमत की। लोग हंसेंगे कि मैं नाजिम हिकमत की कविता सुना रहा हूं और वामपंथी
उसका, और ऐसे आदमी के सामने सुना रहा हूँ जिसने वामपंथ को बहुत करीब से देखा है यूनिवर्सिटीज में। लेकिन मैं उसकी नाजिम हिकमत की कहता हूँ 2 लाइनें, लेकिन हमारा मानना है कि आप किसी भी चीज को आप समझने के लिए कोई चीजें इस्तेमाल कर सकते। शहरों के शहर को तो ऐसा ही होना था, क्योंकि इस शहर की नींव में है भाई का खून और भेड़िए का दूध। रोम को लेकर लिखी गई ये कविता की लाइनें हैं कि ये शहर तो ऐसा ही होना था, इसको निर्दयी, निष्ठुर ये सब होना था, क्योंकि इसमें भाई का खून, यानी रोमस ने रेमुलस का मर्डर किया, मतलब कत्ल करने के बाद वो शहर बसाया। दोनों भाई थे और उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी, तो वो उनको मादा भेड़िए का दूध पिया था, तो उसको उसने उस बिंब में पहराया, शहर की निर्दयता, निष्ठुरता, कठोरता और उस सबको। मुझे लगता है कई बार कोलकाता की कई सारी चीजों में, क्योंकि ये शहर जो है बसाया तो अंग्रेजों ने है ना, वो तमाम चीजें जो है उसके नींव का जो है, और जिन पर आप यहाँ गर्व करते हो, या आप या मैं या जो भी हिंदुस्तानी के तौर पे मैं कह रहा हूँ, किसी बंगाली के तौर पे नहीं, जिस पे आप गर्व करते हो यहाँ दिखाने के लिए, वो तो विक्टोरिया मेमोरियल ही है ना। जिन पुरानी इमारतों को लेकर आप बहुत नाचते गाते हो और अपने आप को सांस्कृतिक और पता नहीं कौन कौन सा शहर बताने लगते हो, और ये मानते हो कि आप आज भी ज्ञान दे रहे हो, यार ये आप ही दे रहे होगे भाई, हमको नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान ना। आपकी इमारतें अंग्रेजों की बनाई हुई इमारतें हैं। आपके यहाँ बंगाल आए, बंगाल की हर एक गली में इतिहास धड़कता है। ये दिल फरेब वाक्य मुझे कई बंगाली मित्रों ने सुनाया है। लेकिन तो अब मैंने जरा आप रुक, जी जी जी, आप कुछ कह नहीं रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सब मैंने इसीलिए इसमें बताया ना आपको कि इस पूरी कहानी का कोई आधार नहीं है। 1699 में 300 साल हो सकता है एक आदमी के लिए, 300 साल एक परिवार के लिए 5 से 7, 8, 10 पीढ़ी हो सकती है। मान लो एवरेज एज पहले 35 साल थी जब देश आजाद हुआ, 36 साल के करीब थी। तो लेकिन आज की डेट में बॉस 300 साल किसी शहर की बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। उस देश में जिस शहर की सभ्यता, जिस देश की सभ्यता 7,000 साल हो, लिखित में हो, मतलब जिसका कोई वो ही ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस बात पे कोई समझने में कंट्राडिक्शन को कोई वो, ये कोई कंट्राडिक्शन तब तक है जब तक हम अपने उसको नहीं समझते। इस शहर की नींव कैसे हुई, इस शहर में जिनको रेनेसा कहा गया उन लोगों का जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनके साथ क्या रिश्ते थे, इस शहर में जिसको मदर टेरेसा बना के नोबेल प्राइज के ऊपर, जिसके ये कहा गया एक छोटे से देश से आई, लिंचेस्टन या क्या नाम था उन देश का, लग्जमबर्ग, कोई इसी तरह का छोटा सा देश, वहां से आके यहाँ उसने जिस तरह से पूरा हुआ, और अभी यहाँ कुछ भी कह देंगे आप, बहुत होगा, बहुत इमोशंस दिखाएंगे, वो कोई इमोशंस नहीं, मैं वो मानता नहीं। वो एक तरह की घेराबंदी है ताकि आप अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखें, वो कुछ भी किस्म की हो। अच्छा बताइए, हलाला भी कोई भी किसी भी लेवल पे कहेंगे आप, एक किसी भी लेवल पे अगर रेशनल आइडिया से सोचेंगे तो क्या हो सकता है, लेकिन आप अभी कुछ लिखेंगे तो हजारों लोगों उसको वो करने आ जाते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग हैं वो सड़कों पे जो उसको बनाए रखने के लिए। तो क्या इससे आपकी नजर में वो ठीक हो जाता है? तो कोलकाता के जो लोग इमोशन दिखाते हैं, नहीं साहब ये वो है, वो कहते हैं साहब रविंद्र जी जैसा तो लिखा नहीं गया, बंदोपाध्याय जैसा चीज लिखा नहीं गया, मैं हंसने लगता हूँ। मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा है, आप अपना पढ़ते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी नजर में भी वो अच्छे हैं। लेकिन हमको ये कहना कि हमको मालूम है, हमें 10 चरित्र पढ़ लेना है, हमको मालूम है दंडी हमको पढ़ लेना, किसी भाषा में हम पढ़ लेंगे, हमारे पास हमको पढ़ने के लिए कालिदास दुनिया के किसी भी समय में दुनिया की आंख बंद करके बनाई गई पहले 10 पूरी दुनिया में जिनके शब्दों से दुनिया चलती है, अगर उनके शब्दों के सौंदर्य से है तो वो कभी भी उल्टी सी बना लो, सीधी बना लो, सब में कालिदास दिखेंगे, सब में हमारे पास तुलसीदास दिखेंगे, सब में दिखेगा। तो लेकिन आप यहाँ जानबूझ के एक नैरेटिव गढ़े गए, इसलिए गढ़े गए वे लोग ताकि वो अपने आप को सिस्टम जिंदा रख सके। सिस्टम कैसे जिंदा रह सकता है कि अगर आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो फिर तो यहाँ सब कुछ कॉमन होगा, तब आपकी बहुत सारी चीजें जो आपकी तथाकथित इंटेलेक्चुअलिज्म है उसको भी चुनौती हो जाएगी। क्योंकि आप ये सोचो, कल का एक और बड़ा उदाहरण देता हूँ, शायद इससे बात क्लियर हो जाएगी, आप आगे जाएंगे। कल मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया, एक ने बड़ी खूबसूरत सी रिपोर्ट अंदर फाइल की टेलीग्राफ में, और उस आदमी ने, इंग्लिश का अखबार है सब, उसने लिखा कि ये सारी जो सुरक्षा बल मौजूद हैं इनको हिंदी में बोलने का कहीं मैंडेट तो नहीं दिया। और उसने इसमें बड़ा एक बढ़िया उदाहरण दिया
उसने कहा कि जब मैंने बात की, उसने उसका नाम भी दिया बूथ का, तो वो जो आदमी था उसने बोल रहा था, तो वो हिंदी में बोल रहा था। मैंने उससे कहा कि तुमको बंगला नहीं आती, ये नहीं आती, मतलब वो, तो उसने कहा कि नहीं मैं बंगाली हूँ। तो वो रिपोर्टर लिख रहा है, मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम बताया और वो बंगाली ही था, ये उसने लिखा। और उसने कहा कि वो फिर भी हिंदी बोल रहा था। तो मैं सोचने लगा कि ये मूर्ख आदमी लिख रहा है इंग्लिश में, ये इंग्लिश में ये लिख रहा है, बंगाली नहीं बोल रहा। मतलब जिसने किसी की पेंसिल चुरा ली हो, वो ये कह रहा मैडम इसने रबड़ नहीं दी। क्या यूजलेस, मतलब इसीलिए इसको अगर भारत इंटेलेक्चुअलिज्म। भारत ऐसी मूर्खताओं का अद्भुत देश है सर, इसीलिए मैं कहता हूं कि पता नहीं ये देश है या भटियार खाना है। क्योंकि कर्नाटक में उर्दू से समस्या नहीं होती है, हिंदी से समस्या हो जाती है यहाँ भी पूरे। नहीं है। यहाँ हकीम कह रहा है 51% शहर में बोलने वाले हो जाएंगे, जी। तब उनका गुस्सा और नहीं लगता। किसने और प्रधानमंत्री ने वंगीम बाबू कह दिया तो उस पर चिढ़ गए यहाँ बैठ के। और कौन चिढ़ रहा था आपको पता है? सबसे ज्यादा नाचने वाला एक अमरजीत नाम का एक मिश्रा, मतलब अच्छा लड़का है वो होगा। वो इतना खतरनाक गुस्से में कि तुम्हारे साथ में रहे क्या। मैंने सोचा यार इसके अभी ये 2 पीढ़ी पहले वहां से बनारस से भाग के यहाँ आया है, रोटी कमाने आया होगा। ये यहाँ से ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, ये वैसे नाच रहा है। और इसको पता ही नहीं है कि बाबू हमारे यहाँ बहुत ही सम्मानजनक शब्द है। श्री कृष्ण नारायण सिंह को बिहार में बाबू ही कहा जाता है, बाबूजी, आज बाबूजी भी कहा कहते जाता है जगजीवन राम को। ये लोग मूर्ख हैं, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है और इनका एक सिनिस्टर एजेंडा है। भाषा को लेकर पूरे दक्षिण के राज्यों में जो मामला चलता है वो यही तो है कि उर्दू से कोई दिक्कत नहीं, मराठी में मियाँ लोग जब कहते हैं महाराष्ट्र में कि नहीं बोलेंगे, अभी जो जिस पार्षद की पार्षदी अरे वो गई जो है उसके मुंह पे उसने कह दिया था, वो इकरा सारे हसन, गुंडों के मुंह पे कह दिया। वो जो, मुझे लगता है कि मैं कभी भी इस बात का हामी नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कम से कम उस शिवसेना के 2 कौड़ी के गुंडे को, वो जो क्या नाम उसका नाम है, मुझे क्या बोलते हैं राज उसको, ठाकरे, हाँ, राज। उसको खाने नहीं दिया ना। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम का, मैं कभी भी किसी भी चीज के लोकलाइजेशन के खिलाफ होता हूँ कि वो मंदिर किसी के एक जगह का नहीं, किसी एक राज्य का नहीं, किसी एक मंत्री का नहीं, किसी एक आदमी का नहीं। लेकिन आप सोचो ना कि उसकी औकात इतनी है कि वो गली के गुंडों से बिहार और उस यूपी के बेचारे वो लड़के जो पेपर देने जाते हैं उनको पिटवा लेता है। अबे जी मैंने एक बार, एक बहुत ही हमारे मराठी साथी थे, उनका भी मैंने इसी तरह से, उनका जो सुपीरियरिटी का भूत था वो बहुत सारे लोगों में होता है। तो मैंने हंसते हुए कहा था कि सूरत लूटा किसने था ये समझ के देखो, और सूरत में उन्हीं गुजरातियों ने उनकी इतनी शानदार प्रतिमा लगाई है। हमने सोच के देखो, तुमको कितनी बार, हमको मत समझाओ, इतिहास बहुत गंदा होता है। अभी रितेश देशमुख के लिए जो आप देख रहे थे, रितेश देशमुख के लिए, है ना, सरदेश मुखी जी राजपूताना में कितनी बार दी है। जी। बिखरेंगे तो दिक्कत बहुत यही है दूर सर, तक। दिक्कत यही है लेकिन सर कि इनको इतिहास पढ़ाया भी तो रोमिला थापर और इरफान हबीब टाइप के चंपुओं ने है। तो उन नहीं, चंपुओं का पढ़ा हुआ इतिहास पढ़ के ये यही कर रहे हैं। मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं तो इसलिए मुझे उम्मीदें नहीं होगी। मैं कई बार ये सोचता हूं कि ये हिंदी के जो राज्य हैं या जो सेंट्रल हैं, इन लोगों को ये क्यों लगता है कि ये पूरे राष्ट्र के सारे उसका बोझ अपने ऊपर उठाए घूमे। क्यों लगता है उनको कि चिंतन लार में अगर 76 लाशें गिरती हैं, उनमें से 40-44 एक राज्य में चली जाए, वेस्टर्न यूपी में, और उनसे यहाँ बैठ के एक औरत पूछने लगे सवाल, जो 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 अपने सुकून के लिए उसने क्या शब्द इस्तेमाल किया था कि उसको कैसे आराम मिलता है, और जो सैंडल और उसके लिए खरीदने के ऊपर अपनी आईडी दे दे, मतलब लोकसभा सांसद की, वो ये बता रही है, वो पूछ रही है कि कितने लोग वहां गए, उसमें कौन से, मतलब स्वतंत्रता सेनानियों में नाम थे। मतलब जिसके नाम पे वो यहाँ लड़ रही है, गांधी के नाम पर, और उसको ही नाम याद नहीं रहा, उसको पटेल नाम जी याद नहीं है। तो इसीलिए ये बात है, मुझे कई बार लगता है कि हम ज्यादा वो हो जाते हैं, लेकिन इससे आगे जाने की जरूरत है। चुनाव पर बात कर रहे हैं, बहुत गहरी हो जाएगी, चलिए। जी। लेकिन चुनाव पर तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और इस बीच दर्शकों श्रोताओं, हमने कहा था कि 2 विषयों को टच करेंगे, अब दूसरा विषय केवल टच करने लायक ही समय हमारे पास रह गया है। सर, एक तरफ बांग्लादेश इतनी गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ के जो स्वयंभू घोषित प्रधानमंत्री हैं
राहुल गांधी जी, वो बीच चुनाव में 28 तारीख को भाग जाते हैं अंडमान, और वहां सरकार की जो 82,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चलने वाले हैं, जिसको एनजीटी से मंजूरी मिल गई है, उसका वहां जाकर विरोध करते हैं। जबकि ये वही कांग्रेस है जिसने एक इंदिरा पॉइंट बनाया, एक राजीव नगर बनाया, इंदिरा गांधी ने अवैध सेटलर्स बसाए, उनको मकान दिया, सब कुछ दिया। जैसे भारत को तो इन्होंने अपनी मौरूसी जागीर समझ रखा था सर। नेहरू को मन आया तो ये दे दो, फलाने को मन आया तो कोको आइलैंड दे दो, कश्मीर दे दो। कहते हैं कि मेरे सर पर जितने बाल नहीं हैं वही तो कश्मीर का हाल है, जो महावीर त्यागी ने भरी संसद में इनका अपोज किया था और कहा था कि बाल तो मेरे सर पर भी नहीं है, तो मेरा सर भी दे दीजिए चाइना को। और इंदिरा गांधी ने वही किया, राजीव गांधी ने वही किया। और ये मलक्का जलडमरू मध्य के पास, जिस पर चीन का 80% कारोबार टिका हुआ है, वहीं कोको आइलैंड इन्होंने म्यांमार को दे दिया है। म्यांमार को क्या दिया, अब तो वो चाइना के पास चला गया है, और फिर जाके ये विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी इनकी राजनीति है? मतलब देश के हित में जो भी होगा, राहुल विंची उसके खिलाफ खड़े होंगे। दरअसल अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। वहां भी दरअसल दिक्कत क्या है कि मुस्लिम्स और उसके अलावा उनको अब कुछ सूझ नहीं रहा है, वो कुछ देख ही नहीं पा रहे, तो उनको लगता है कि ये ठीक है इस तरह के इशू। दरअसल वो एक ऐसा इशू है जो मलक्का और उस पूरे स्टेट पर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हम एक गेम में वो हजारों पेड़ काटे जाएंगे, लाखों पेड़ काटे जाएंगे, फला काटे जाएंगे। ये देश जब आजाद हुआ तो उस समय कितना फॉरेस्टेशन रहा होगा, फॉरेस्ट एरिया कितना रहा होगा? एक छोटा सा जवाब है, मतलब बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और जब कांग्रेस ने राज्य छोड़ा तब कितना रहा होगा? जो रेलवे लाइन बिछी है। और अभी कर्नाटक में जो कटवा रहे हैं 56 एकड़ में पेड़ों को, उसके ऊपर इनकी जुबान नहीं। इनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने शिमला में जो महल बनवाया है अपना, उसके लिए वीरभद्र सिंह ने एक दिन के लिए कानून बदला था। दर्शकों गूगल कीजिएगा, एक दिन के लिए, ताकि उनकी मालकिन प्रियंका वाड्रा का वो महल बन सके। ये लोग बोलते किस तरह से हैं, इनको तनिक भी शर्म नहीं आती सर। ये आईना कैसे देखते हैं ये नेहरू गांधी खानदान के लोग? टीन का चश्मा लगा के देखते हैं, उसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। दरअसल बात उनकी नहीं है। जब तक उनकी बात, देखिए कोई ऐसे शहर में दुकान नहीं खोलता है, या जो मेरे जैसे के लिए कोई गंजों के लिए कंघी नहीं बनाता है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। तो वो जो लोग हैं, वो हैं, उनको मालूम है कि हमको इस बात को अभी आप लेने वाले लेकिन सर पूरे गंजे नहीं हुए हैं, आप विनम्र बन रहे हैं। आपके बाल हैं, आधी ही खेती साफ हुई है। तो अभी आधी कंघी आई नहीं है, कंघी तो पूरी बनेगी। तो दरअसल मैं एक बात कह रहा हूं दोस्तों, मेरा मानना यह है कि जब तक उनके टेकर्स मौजूद हैं, आप अभी देखेंगे वो आजकल वो तो गायब है, वो पता नहीं दिख रहा है या नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ। पवन खेड़ा कहाँ है आजकल? वो नहीं, दिख नहीं रहा है। अच्छा, वो एपिसोड पे रोज ऐसा आके बोलता था, ऐसा लगता था जैसे मतलब सीधा वहीं से आके यहीं गिरा हो, इसी के ये मौजूद हो वहां प्रत्यक्षदर्शी, और इसको संजय की आंखें मिले। ऐसे तो खैर इसको क्या मिलेगी, उस नाम के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि मेरे लिए मैंने अपना अपमान किया हो। दरअसल राजनीतिक लड़ाई में आप पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन राज से ऊपर कैसे हो सकते हो, ये कोई पूछने वाला नहीं है। और चूंकि उनको मालूम है राज से ऊपर रखने के लिए कुछ लोग चाहिए, तो इसीलिए आप देखेंगे कांग्रेस को जो वोट सपोर्ट है वो कहां से है? इस पार्टी को, जिस पार्टी को किसी विदेशी ने बनाया हो, दुनिया के किसी देश में नहीं चल सकती। जब आजाद हो जाएगा वो देश, कभी नहीं चलते, वो सब उड़ा दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, उनके दफ्तर, उनके वो सब पहले ही। अगर कहीं दुनिया के, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, उसने देश का बंटवारा किया, और बंटवारे के समय उसके नेताओं ने कहा साहब देश का हमारी लाशों पे होगा। उनकी लाशें तो नहीं हुई, उन लोगों की लाशें हो गई जो उनकी बातों पर यकीन करके उन शहरों में रुक गए थे। वे जो लोग मारे गए में से 90% लोगों को लास्ट दिन तक यही नहीं पता था कि ये पाकिस्तान में जा रहा कि नहीं जा रहा। आपको तो अगर कोई ढंग का कमीशन होता वैसे ही पकड़ा जाता कि यार आपने लाखों लोगों की पे लगा दी।
वो जो लोग मारे गए हैं, जिनके साथ सामूहिक रेप हुए, जिन्होंने अपने बच्चियों को खुद से गर्दन काटी ताकि रेप ना करें, इस कल्ट का एक बड़ा वो है कि ये महिलाओं के साथ रेप करना, वो करना, यानी और अब तो ये भी फतवे हैं कि भाई मृत उसके साथ रेप कर सकता है वो 6 घंटे तक, मतलब लाश विदाई क्या उसको बोलेंगे। तो इस तरह की चीजें जिसमें हों, उस सब के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत मायने नहीं रखता कि कौन आदमी उनके लिए बोल रहा है। वो ये देखते हैं कि हमको फायदा किसमें है। और कांग्रेस के पास दिक्कत ये हो गई कि उसके पास अब कोई डेडिकेटेड वोट बैंक नहीं रह गया। जातिवादी पॉलिटिक्स उसने शुरू की, बंटवारे की पॉलिटिक्स उसने शुरू की, सारी चीजें उसकी हैं। और इसके बावजूद भी वो अगर वो यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं तो ये उसकी थोड़ी गलती है भाई। बिल्कुल, कांग्रेस अपने इतने पापों के बावजूद अगर वो सरवाइव कर रही है, 99 सीटें ला रही हैं, तो गलती किसमें है ये कहने की बात नहीं है। दर्शकों श्रोताओं, आप सभी को ये चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और व्यालोक वाणी पर आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। धीरेन्द्र सर ने आज अपना एड्रेस छुपा लिया है, आज इन्होंने केवल अपना नाम लिखा है, तो इनका ठिकाना है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट। वहां जाएंगे तो आपको कुछ नॉवेल यानी मौलिक बातचीत सुनने को मिलेगी, कुछ ज्ञान की चर्चा होगी। तो प्लीज वहां भी जाएं और हम पर अपना स्नेह बनाए रखें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम।